Hi guys, my name is Rishabh Jain and today we are starting chapter 7. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस करेंगे जो अब तक हमने वीडियोस में देखा है अब तक के चैप्टर्स में। सो प्रीवियस वीडियोस और चैप्टर्स में हमने देखा कि अगर हमें एक अमाउंट गिवन है टाइम 0 पे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट एट टाइम t। एंड सिमिलरली अगर हमें कोई अमाउंट गिवन है t टाइम पे, तो we can calculate the present value of that amount at time 0। चैप्टर 7 के अंदर भी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। इस चैप्टर में भी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यूज, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडरिंग मोर देन वन पेमेंट्स। दैट इज वी विल रिसीव और वी विल वर्क ऑन कैश फ्लोज that are more in numbers, that is we will consider a payment here, and we could consider any number of payments in this chapter. First of all, let's revise the basic concepts again that we are going to use in this chapter. So सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्काउंट फैक्टर्स के बारे में। डिस्काउंट फैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं V0, T से, और इसे शॉर्ट में VT भी लिखा जाता है। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट VT, एंड व्हाट VT मीन्स, सपोज आई हैव अ पेमेंट ऑफ 1 एट टाइम t, सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 1 एट टाइम 0 विल बी माई VT। और हमने देखा था कि वी कैन कैलकुलेट VT फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरेस्ट रेट I गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट आर VT एज एंड अगर हमें इंटरेस्ट की जगह डिस्काउंट रेट गिवन है D, तो वी कैन कैलकुलेट VT एज सिमिलरली इफ वी आर गिवन डेल्टा कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, देन वी कैन कैलकुलेट आर VT एज e to the power delta t। and lastly if we are given time dependent delta, then we can calculate our discount factor VT as exponential negative 0 to t delta s ds। since यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स में t है, तो वी हैव चेंज आर इंटीग्रेशन वेरिएबल टू s इंस्टेड ऑफ t। इससे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आना, सो वी कैन डू डैट। वन मोर थिंग जो हम इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे, अब तक हमने जितने भी कैश फ्लोज देखे थे वी वर राइटिंग दैम इन पॉजिटिव टर्म्स। फॉर एग्जांपल 1 पे कोई कैश फ्लो है 100 रुपीज़ का, 2 पे कोई कैश फ्लो है -80 का, देन 3rd पे अगेन 200 का पॉजिटिव कैश फ्लो है, देन 4 पे अगेन 100 नेगेटिव कैश फ्लो है। तो पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब होता है कि ये 100 रुपीज़ हम रिसीव करेंगे एट टाइम 1। नेगेटिव कैश फ्लो डिनोट्स एन आउटवर्ड पेमेंट। सो वी विल बी वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। हमारा मोटिव रहेगा कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इन पेमेंट्स की एट टाइम 0, और इसके लिए हम 2 टाइप्स के पेमेंट कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वी विल कंसिडर discrete payments, and secondly we will consider continuous payments। सो डिस्क्रीट पेमेंट्स का मतलब है कि हमें कोई टाइम पीरियड अगर गिवन है, तो डिस्क्रीट पेमेंट्स का मतलब है कि हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पे पेमेंट्स रिसीव होगा। फॉर एग्जांपल T1, T2, T3 पे, T1 पे कैश फ्लो है T1, T2 पे कैश फ्लो है C2 एंड T3 पे है C3। वेयर कंटिन्यूस पेमेंट्स का मतलब है कि अगर हमें कोई टाइम पीरियड गिवन है तो हमें जो अमाउंट रिसीव होगा या जो अमाउंट पे करने वाले हैं वो कंटिन्यूसली पे करने वाले हैं या रिसीव करने वाले हैं। हम कंटिन्यूस कैश फ्लोज की बात बाद में करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट कैश फ्लोज। सो इन डिस्क्रीट कैश फ्लो, सपोज हमें कोई पेमेंट गिवन है, दिस इज माई टाइम 0, दिस इज माई टाइम 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, एंड सपोज वी आर गिवन 3 पेमेंट्स A, B, C at times 0, 1 and 3,
and suppose this last okay, no. So our motive is to calculate the present values of these cash flows at time 0, and we have learned the concept of calculating present values in earlier videos. तो हम क्या करेंगे, पहले इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे निकालना जानते हैं, कैसे करेंगे, हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से. अब क्योंकि यहाँ पे हमें 3 पेमेंट्स गिवन हैं, तो हम ये सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे 3 टाइम्स. तो ये चीज़ हम b के साथ भी करेंगे, एंड सिमिलरली यही चीज़ हम c के साथ भी करेंगे. जो इन तीनों प्रेजेंट वैल्यू का सम आएगा, दैट विल बी आवर टोटल प्रेजेंट वैल्यू. सो आई कैन कैलकुलेट माई प्रेजेंट वैल्यू एज v. ए की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर v1 से, बी के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा v2 से, क्योंकि मेरा बी जो पेमेंट है वो टाइम 2 पे है, और सिमिलरली सी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा v3 से, और जो मेरा टोटल आएगा वो मेरी कहलाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यूज़. अब सपोज अगर यहाँ पे एक कैश फ्लो और है, सपोज यहाँ पे एक कैश फ्लो डी और है, वो है माइनस डी का, सॉरी एक्चुअली दिस इज टाइम 4. सपोज टाइम 4 पे कैश फ्लो है माइनस डी का, तो जब मैं इस डी को यहाँ पे 0 पे लेके जाऊँगा, तो आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस, बट इंस्टेड ऑफ एडिंग दोज प्रेजेंट वैल्यूज आई विल सब्ट्रैक्ट दिस प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द टोटल पीवी. तो अब जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी, जब हम कुछ कैश फ्लोज पॉजिटिव होते हैं, कुछ कैश फ्लोज नेगेटिव होते हैं, और हम सबको टाइम 0 पे लाके ऐड या सेपरेट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनपीवी. नेट प्रेजेंट वैल्यू. अब अगर सारे कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पीवी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम सभी को 0 पे लेके आ रहे हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअल में तब यूजली की जाती है जब कुछ पॉजिटिव कैश फ्लोज होते हैं, कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज होते हैं. सो ये हमारा जनरल एक कॉन्सेप्ट था. अब हम इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं. सपोज वी आर गिवन 3 पेमेंट्स. हमें टाइम 1 पे गिवन है 7,000, हमें टाइम 2 पे गिवन है 8,000, एंड टाइम 3 पे गिवन है हमें 9,000. एंड सपोज वी आर गिवन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम 7,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इनटू वी. अब क्योंकि आई गिवन है, तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो v01 बनेगा, v1 जो होगा वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा 1 + i⁻⁻1, और इसको हम कैसे लिखते हैं v. तो इस 8,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा v² से, एंड सिमिलरली इस 9,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा v³ से. तो ये मेरा अमाउंट आ जाएगा 7,000 1.1⁻⁻1 प्लस 8,000 1.1⁻⁻2, एंड लास्टली 9,000 इंटू 1.1⁻⁻3. तो मेरा टोटल अमाउंट आएगा 19,737.04. इस सिनेरियो को मैं एक और तरीके से देख सकता हूँ. सपोज इसका मतलब है कि अगर सपोज मैं टाइम 0 पे 19,737 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्योंकि मेरा नेगेटिव कैश फ्लो, क्योंकि मैं ये पे कर रहा हूँ टाइम 0 पे, और अगर मैं 10% इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ इस अमाउंट पे, तो आई कैन विदड्रॉ 7,000 एट टाइम 1, 8,000 एट टाइम 2, एंड 9,000 एट टाइम 3 बाय अर्निंग 10% अमाउंट ऑन दैट मनी. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डिस्क्रीट पेमेंट्स का. डिस्क्रीट पेमेंट्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी, जो आपके पेमेंट्स हैं वो किसी भी टाइम पे, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आपके पेमेंट आ सकते हैं. अब एक और कॉन्सेप्ट जनरली यूज़ किया जाता है, जब भी हम किसी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं. सपोज मैंने 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करे, या मैंने कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हर साल कांस्टेंट नहीं रहती. जैसे लास्ट एग्जांपल में जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि 10% रेट जो है फर्स्ट ईयर में भी 10% रेट रहने वाली है, सेकेंड ईयर में भी 10% रेट रहने वाली है, और थर्ड ईयर में भी 10% रेट रहने वाली है. लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम देखने को मिलती है, और इंटरेस्ट रेट कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर. सो अगर सपोज कोई पेमेंट टाइम 3 पे है,
यहाँ पे कोई कैश फ्लो है C और मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टाइम 0 पे और मुझे पता है कि हर साल इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही है, तो इंस्टेड कि मैं उस सबको अलग अलग इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करूँ, आई कैन डायरेक्टली राइट इज एज C इंटू V3। इसमें कुछ नया नहीं है, बस कि इसको सिर्फ इतना बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि V3 का मतलब होता है कि हमें जो थर्ड टाइम की पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0 पे मिलने वाली है रिगार्डलेस ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि वो चेंज हो रही है नहीं हो रही, इससे मतलब नहीं है। सो नेक्स्ट, नाउ वी कैन राइट जनरली आर कैश फ्लोज एज, सो सपोज हमें T1 टाइम पे C1 कैश फ्लो मिल रहा है, T2 टाइम पे C2 कैश फ्लो मिल रहा है एंड T3 टाइम पे C3 कैश फ्लो मिल रहा है एंड अप टू हमें Tn टाइम पे अगर Cn कैश फ्लो मिल रहा है, तो हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू को डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं लाइक दिस, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल Cn इंटू Vn, और आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज समीशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n Cj इंटू Vj, सॉरी इस यहाँ पे एक्चुअली 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा T1, सिमिलरली यहाँ पे आएगा T2 and similarly here it will be Tn, so we can write it as VTJ। ओके, सो ये हमारा एक जनरल केस था जब हमें कुछ कैश फ्लो गिवन है डिस्क्रीट फॉर्म में, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब सपोज करो आपको इंटरेस्ट रेट आई की जगह आपको गिवन है डेल्टा टी फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर डेल्टा टी हमें गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज क्या होगा, यहाँ पे द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज दैट डिस्काउंट फैक्टर। वहाँ पे हम डिस्काउंट फैक्टर को क्या कर रहे थे, 1 + i⁻t कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा और VT विल बी so if we are given delta our VT will be इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हमें डेल्टा टी फोर्स ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट आवर डिस्काउंटिंग फैक्टर टू बी दिस। तो सिमिलरली जो हमारा लास्ट इक्वेशन था प्रेजेंट वैल्यू का, ये हमारा कैश फ्लो हो गया और ये ईच कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ओके। और क्योंकि बहुत सारे कैश फ्लो हैं तो हम समीशन कर देंगे 1 to n और वी कैन राइट इट एज समीशन j इक्वल टू 1 to n, द कैश फ्लो विल रिमेन सेम, और हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 0 to Tj डेल्टा s ds, ओके। तो हम हर Cj पेमेंट को Tj टाइम पीछे लेके जा रहे हैं। आई कैन शो यू विद द डायग्राम व्हाट वी आर डूइंग। ये हमारा T1 टाइम है, ये हमारा T2 टाइम है, ये हमारा T3 टाइम है एंड सिमिलरली ये हमारा Tn टाइम है। यहाँ कैश फ्लो है C1, यहाँ C2, यहाँ C3, यहाँ Cn। सो हम हर C2 कैश फ्लो को T2 टाइम पीछे लेके जा रहे हैं। हम इन C2 को यहाँ लेके आएंगे, C1 को यहाँ लेके आएंगे एंड C3 को यहाँ लेके आएंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन दैट इक्वेशन। नाउ we'll do a question on this concept also. Suppose we are given a question. In this question we are told
that our delta t is given us to be 0.03 per annum and there are two cash flows at time 6 and 8. तो 6 टाइम पे हमारा कैश फ्लो है 250 का एंड 8 टाइम पे हमारा कैश फ्लो है 600 का. हमें कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों कैश फ्लोज की टाइम 0. तो फॉर दैट विल कैलकुलेट इट एज, पहले हम 250 की कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी आएगी 250 इंटू V6. देन हम कैलकुलेट करेंगे 600 की, तो वो आएगी हमारी 600 इंटू V8. अब देखो यहाँ पे आपको डेल्टा टी गिवन है 0.03, ये कांस्टेंट गिवन है आपको 0.03 फॉर एनी ईयर. तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर एज e टू द पावर माइनस 0.03 इंटू 6. और ऐसे ही ये 600 के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं e टू द पावर माइनस 0.03 इंटू 8. तो ये हमारा अमाउंट निकल के आएगा 680.79. तो इस तरीके से जब भी हमें डिस्क्रीट कैश फ्लो गिवन है, तो चाहे हमें इंटरेस्ट रेट आई गिवन है, चाहे हमें इंटरेस्ट रेट आई पी गिवन है, या फिर हमें डिस्काउंटेड गिवन है या नॉमिनल डिस्काउंटेड गिवन है, चाहे डेल्टा गिवन है या डेल्टा टी गिवन है, हम हर केस में हम इन डिस्क्रीट कैश फ्लोज के लिए प्रेजेंट वैल्यू या एक्यूमुलेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय चेंजिंग द वीटी, क्योंकि हर केस में अपना वीटी डिफरेंट हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस पेमेंट्स. अब देखो डिस्क्रीट कैश फ्लोज में क्या हो रहा था कि एक टाइम पीरियड में आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही पेमेंट्स मिल रहे थे, ठीक है. अब कंटिन्यूस कैश फ्लोज में क्या होता है कि आपको एक रेट से पैसा मिलता है. सपोज दिस इज माई टाइम 0, दिस इज माई टाइम n, या फिर दिस इज माई टाइम 1 से. तो अब क्या होगा कि आपको पहले साल में जो पैसा मिल रहा है ना, वो किसी रेट से मिल रहा है, कंटिन्यूसली उस रेट से मिलता रहेगा आपको. उस रेट को हम डिनोट करते हैं PT. इस PT को P नहीं बोलते, एक्चुअल में ये P जो होता है ये एक सिंबल होता है रो. तो दिस इज डिनोटेड बाय रो T. और रोटी हमें एक रेट गिवन होती है पर एनम. सपोज हमें गिवन है पर एनम भी हो सकती है, रेट कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 350 और लेट्स से 1000 रुपीज़ पर एनम. तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले साल के एंड तक 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे, और ये 1000 रुपीज़ जो मिल रहे हैं हमें पूरे साल भर कंटिन्यूस मिलेंगे. तो हर टाइम हमें इक्वल पेमेंट्स मिलेंगे. कैसे? अब सपोज मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे हाफ ईयर में कितने पैसे मिल रहे हैं, यानी हाफ ईयर तक. तो वो मेरा हो जाएगा 1000 इंटू 0.5, डेट विल बी 500. तो बीच में आपका जो एंड ऑफ 6 मंथ होगा, 6 मंथ के एंड तक आपको 500 रुपीज़ मिल चुके होंगे. अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपको हर मंथ कितने पैसे मिल रहे हैं, तो यू कैन डू डेट बाय दिस मंथली. तो हर मंथ आपको मिलेंगे 1/12, इतना अमाउंट आपको हर मंथ मिल रहा है. ओके, अगर आपको क्वार्टरली अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो ऐसे क्वार्टरली. सिंस देयर ओनली 4 क्वार्टर्स, तो हर क्वार्टर आपको 250 का पेमेंट मिल रहा है. अब देखो, अगर सपोज मेरे को रेट गिवन है 1000 रुपीज़ पर एनम, ये मेरा टाइम 0 है, ये मेरा टाइम 1 है, मेरे को रेट ऑफ पेमेंट गिवन है 1000 रुपीज़ पर एनम. अब सपोज कोई छोटा सा इंटरवल है, बहुत छोटा सा इंटरवल है मेरा DT. इस DT को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके लिख देता हूँ. ये मेरा DT टाइम इंटरवल है. सपोज ये मेरा T है, मेरा टाइम है T प्लस DT. ये एक बहुत छोटा सा इंटरवल है DT, और ये जो इंटरवल है DT, ये DT टेंड्स टूवर्ड्स 0 है. इसका मतलब ये जो DT है ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, लेस देन अ सेकेंड, लेस देन अ मिली सेकेंड. मतलब इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. ठीक है. तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इस छोटे से टाइम पीरियड में मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? मैंने मंथली के लिए क्या किया था, मैंने 1/12 किया था. सपोज अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे हाफ ईयर में कितना मिल रहा है, तो मैं कैसे करूँगा? उस छोटा सा ड्यूरेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से. तो इस छोटे से ड्यूरेशन DT में मुझे कितना अमाउंट मिलेगा वो मैं कैसे निकालूंगा? इंटू DT. तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको
बाय dt से। ओके, सो ये मेरा अमाउंट आ गया। तो ये जो मेरा पूरा अमाउंट है, ये मेरे पास अमाउंट आ गया जो मुझे इस पूरे ड्यूरेशन में मिलने वाला है। अब ये जो टाइम इंटरवल है t और t प्लस dt के बीच में dt, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ये इतना छोटा है कि एक्चुअल में ये जो 2 पॉइंट्स हैं t और t प्लस dt, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इतने ज़्यादा क्लोज है कि मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता इनको। तो पेमेंट आपको यहाँ मिले या यहाँ मिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए थ्योरेटिकली, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पेमेंट है हमें जो 1000 dt का, ये हमें इस पॉइंट पे रिसीव होने वाला है। ओके, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। सो हमने देखा ये एक बहुत छोटे से इंटरवल के अंदर, बहुत छोटे से इंटरवल dt में हमें, ये हमारा t टाइम है और इस पर मुझे पेमेंट हो रही है, वो हो रही है 1000 इंटू dt। अब इंस्टेड सपोज मेरे को कैलकुलेट करना है कि ये मेरा 0 से 1 टाइम पीरियड है एंड आई वांट टू नो कि मुझे इस 2 टाइम पीरियड ए और बी, इस टाइम के बीच में कितना पैसा मिला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ए और बी में जो इंटरवल है, ए और बी के बीच में जो इंटरवल है, इसको बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, इक्वल पार्ट्स में। और वो इक्वल पार्ट्स क्या है, मैं इनको बहुत स्मॉल dt पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे को हर dt इंटरवल में कितना पैसा मिलेगा, 1000 इंटू dt। और क्योंकि ए और बी के बीच में मैंने डिवाइड कर दिया पूरा, और हर इंटरवल में मुझे 1000 dt मिल रहा है, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। तो मेरे को कितना मिल जाएगा टोटल, ए और बी के बीच में जो टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएगा। एक इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी 1000 इंटू dt। एक और तरीके से हम इसको कंटिन्यूस कैश फ्लो को समझ सकते हैं। जो फॉर्मल डेफिनेशन है रो टी की, वो है रो टी इज डिफाइंड एज m डैश टी और डिफरेंशिएशन ऑफ एम टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमारा एम टी क्या है, एम टी इज द टोटल अमाउंट of payment it could be received or it could be paid to total amount of payment between time 0 and t। अब देखो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t जब एम टी का करेंगे तो एम डैश टी का मतलब क्या होता है, एम डैश टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एम टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एम टी हमारा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट अप टिल टाइम टी। तो एम जीरो पे क्या हो जाएगा अपना पेमेंट जीरो, क्योंकि जीरो पे तक तो कुछ मिला ही नहीं। अगर एम 0.5 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, आधे टाइम तक यानी आधे साल तक कितना हो गया था 500। अब एम के अंदर जो पेमेंट आ रहा है वो एक्चुअल में आ तो इसलिए रहा है क्योंकि हमें कंटिन्यूसली पेमेंट मिल रहा है। तो इस एम टी के अंदर चेंज क्या हो रहा है, इस एम टी में चेंज हो रहा है ये, आपको जिस रेट से पैसा मिल रहा है उसी रेट से तो आपका एम टी ग्रो कर रहा है। तो इसलिए जो हम डिफाइन करते हैं ना रो टी को, वो डिफाइन करते हैं कि किस रेट से आपको पैसा मिल रहा है। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर सकते हैं। सपोज ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी। आई स्टार्टेड माई जर्नी एट 12 noon and I completed it at 5 PM. The total distance I covered is, let's say, 400 kilometers. So अब मैं इससे यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ मेरी, तो मेरी स्पीड आएगी 400/5 that is 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये 80 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। अब सपोज मुझसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट एट 3 o'clock मेरी पोजीशन क्या थी, तो सपोज करो कि 3 o'clock एग्जैक्ट मेरी पोजीशन थी P1। ओके, अब जब तक टाइम आगे नहीं बढ़ेगा, मैं अगर कोई मुझसे एग्जैक्टली ये पूछना चाहे कि एग्जैक्ट 3 o'clock मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो मैं बता सकता हूँ मैंने कितना करा।
मैंने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि एग्जैक्ट 3 PM पे तो एक कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल एक फिक्स टाइम हो गया ना। फिक्स टाइम में तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 3 o'clock से 3 o'clock 1 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट 3 o'clock तो मेरी पोजीशन फिक्स है। तो सिमिलरली जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं वो भी किसी ड्यूरेशन के बीच में ही आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एग्जैक्ट एट टाइम, एग्जैक्ट एट सपोज आपको कैश फ्लो मिल रहा है 1000 पर एनम, और आपको कोई पूछे कि इस टाइम पे कितना पेमेंट मिल रहा है, तो यू कांट टेल, यू कैन ओनली टेल द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो बिटवीन अ ड्यूरेशन। सो अब हम बात करते हैं, अब तक हमने देखा डिस्क्रीट कैश फ्लोज के बारे में हमने पढ़ा, हमने उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने देखा कंटिन्यूस कैश फ्लोज होते हैं, कंटिन्यूस कैश फ्लोज में हमें डायरेक्टली कंटिन्यूस पेमेंट मिलता रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ दिस कंटिन्यूस कैश फ्लोज। सपोज ये हमारा टाइम है 0, and we are given अभी जो 1000 रुपये पर मंथ पर एनम मुझे मिल रहे हैं, ये कंटिन्यूसली मिल रहे हैं मुझे। ओके, अब मैं इनकी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं। मेरे को एक चीज़ और पता है कि अगर मैं बहुत छोटा सा टाइम पीरियड कंसिडर करूं dt, तो उसके अंदर मुझे 1000 इंटू dt इतना अमाउंट मिलता है t टाइम पे। ओके, ये हमने अभी ऊपर देखा था कि t टाइम पे आपको 1000 इंटू dt अमाउंट मिलेगा। मैं इस dt अमाउंट, इस जो t टाइम पे मुझे पेमेंट मिल रहा है, मैं इसकी इस कैश फ्लो की मैं प्रेजेंट वैल्यू 0 पे निकाल सकता हूँ। कैसे? ये मेरा अमाउंट हो गया 1000 इंटू dt। अब इसको मुझे 0 पे लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊँगा? मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा VT से, तो मेरे को इस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे मिल गई। लेकिन ऐसा एक कैश फ्लो तो है नहीं, ये जो मेरा T है ये तो कहीं भी वेरी कर सकता है। ये T मेरा यहाँ भी हो सकता है, ये T मेरा यहाँ भी हो सकता है, ये T मेरा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ओके, तो टू कंसिडर ऑल दोज केसेस एंड ऑल दोज पेमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन अ गिवन टाइम, सपोज ये मेरा टाइम जो गिवन है ये T है, ये कैपिटल T है। तो कैपिटल T मेरा डिनोट करता है कि मुझे कहाँ तक पेमेंट स्ट्रीम मिल रही थी। तो मेरी पेमेंट स्ट्रीम 0 से स्टार्ट हुई और T पे एंड हो गई, तो T मेरा टर्मिनल टाइम हो गया। तो अब पूरे 0 से लेकर T तक बहुत सारे पेमेंट्स होने वाले हैं, तो हर पेमेंट के लिए कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा बिटवीन 0 एंड T। तो ये मेरी पूरी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इस कैश फ्लो की। तो मैंने क्या करा, मैंने 1000 इंटू dt का पेमेंट था मेरा, उस हर पेमेंट को मैं T टाइम पीछे लेके चला गया, और ऐसा मैंने हर पेमेंट के लिए किया बिटवीन 0 एंड T। तो दिस गिव्स मी द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो एट टाइम 0। अब अगर मुझे इंटरेस्ट रेट I गिवन है, तो I will write my VT as 1 प्लस I टू द पावर माइनस T। अगर मुझे डेल्टा गिवन है, डेल्टा T गिवन है, तो I will write my VT as e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 0 टू T ds dt। So let's see a question। क्वेश्चन करने से काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। तो in this example we are given a company expects to receive a continuous cash flow for the next 5 years where the rate of payment is this। तो हमारा जो रोटी हमको गिवन है वो गिवन है 100 इंटू 0.8 टू द पावर T। अब ये जो रोटी है ये फंक्शन ऑफ T आएगा, ये एक लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है,
और ये इस तरीके का कोई फंक्शन भी हो सकता है। ओके, तो उससे हमको मतलब नहीं है। एंड वी आर गिवन फोर्स ऑफ इंटरेस्ट 8% per annum throughout the period. So our delta t is given to be 0.08% per annum and it is constant throughout the period. So ये हमारा टाइम 5 years का है जहाँ पे हमें कंटिन्यूस पेमेंट रिसीव मिल रही है एट द रेट ऑफ दिस। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए एक छोटे से टाइम पीरियड में मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, dt दिस मच। उस अमाउंट को मैं पीछे लेके आऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, vt। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमाउंट हैं 0-5 के बीच में, तो आई विल इंटीग्रेट बिटवीन 0 and 5। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to 5। 0.8 टू द पावर t को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर log ऑफ 0.8t। और क्योंकि मुझे गिवन है डेल्टा t कांस्टेंट, तो मेरा vt कितना हो जाएगा डायरेक्टली e टू द पावर माइनस 0.08t, क्योंकि हर पेमेंट को मैं t टाइम पीछे लेके जा रहा हूँ। अभी t पावर में है तो ये log में आगे आ जाएगा, तो इट विल बी t log 0.8 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.08t। इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हैं ऐसे, ई को ये ई डायरेक्टली ऐड हो जाएगा इधर, तो इट विल बी माइनस 0.08t dt। दिस विल बी इक्वल टू 100 0 to 5 exponential, will take t common, log 0.8 minus 0.08 dt. If you solve this further, you will get 100 upon integration of e to the power t into something constant will be, this constant will come here, log 0.8 minus 0.08, this will remain same, and you will get finally the answer 257.92। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रीट कैश फ्लोज के साथ साथ कंटिन्यूस कैश फ्लोज भी दे रखे हैं। तो व्हाट वी आर गिवन, हमें गिवन है टाइम पीरियड, दिस इज 0, हमें एक पॉजिटिव कैश फ्लो स्ट्रीम दे रखी है, द कंपनी विल रिसीव 350 पर एनम फॉर 5 years। तो यहाँ से लेके ये 5 years तक कंपनी को company will receive payment at the rate 350 per annum. Also at time 1 company is paying 600 rupees and at time 3 company is paying 400 rupees। और हमें इन कैश फ्लोज की नेट एनपीवी निकालनी है। ओके, सो हाउ विल कैलकुलेट दैट। पहले हम जो पॉजिटिव कैश फ्लो है उसकी कैलकुलेट करेंगे। तो दिस विल बी, अब क्योंकि हमें 350 पर ईयर मिल रहे हैं तो 350 इंटू हमारा वीटी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें वीटी डायरेक्टली गिवन है, वीटी हमें गिवन है 1 माइनस 0.01t। सो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली ये गिवन है कि वीटी का फॉर्म ये है, तो हम डायरेक्टली उस फॉर्म को यूज़ करेंगे।
सो 1 माइनस 0.01 टी एंड डी टी। ये हमारा एक पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब क्योंकि टी बिटवीन 0 एंड 5 कुछ भी हो सकता है, तो वी विल इंटीग्रेट दिस ओवर 0 एंड 5। तो ये हमारा जो पॉजिटिव कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई टाइम 0 पे। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम ये जो 600 और 400 का पेमेंट है, हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? 600 इंटू V1 प्लस 400 इंटू V3। अब क्योंकि ये पूरा नेगेटिव कैश फ्लो है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी टोटल पीवी में से, तो विल गेट द फाइनल आंसर। फाइनली हमें क्या मिलेगा? 350 1 माइनस 0.005 टी स्क्वायर 0 to 5 माइनस 600। अब इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो हमें आएगा 1 माइनस 0.01, डेट विल बी 0.99 एंड 400 इंटू 3 पुट करेंगे तो आएगा 0.97। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 1706.25 माइनस 982, total will be equal to 724.25. So we now understand how to calculate the present values when we are given different types of payment and their frequency is different. अब तक लास्ट चैप्टर्स तक हमको सिर्फ इतना आता था कि हम अगर हमें सिंगल अमाउंट ऑफ पेमेंट गिवन है तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अब हम चाहे हमें कंटिन्यूस कैश फ्लोज गिवन हो, चाहे फ्रीक्वेंसी में पेमेंट्स की कितनी भी हो, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यूज एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यूज। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इन दिस टॉपिक वी विल फोकस ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब तक क्या हो रहा था, अब तक हमको एक पेमेंट्स गिवन थे यहीं पे कहीं पे, और हम इन सब की वैल्यू 0 पे कैलकुलेट किया करते थे। ओके, अब सपोज आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, अब इसको प्रेजेंट वैल्यू क्यों बोलते थे? क्योंकि हम टाइम 0 पे सारे पेमेंट्स को लेके आ रहे थे। ओके, अब सपोज ये टाइम 0 है, टाइम 1 पे कोई पेमेंट है C1, टाइम 2 पे कोई पेमेंट है C2, टाइम 3 पे कोई पेमेंट है ओके C3, डेज टाइम 4, 5 पे कोई पेमेंट है C5 एंड सिमिलरली आगे तक पेमेंट्स हैं। अब सपोज आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ दीज और ऑल दिस कैश फ्लो एट टाइम 4। ओके, अब तक क्या कर रहा था, मैं इन सारे कैश फ्लो को 0 पे लेके आ रहा था, तो मैं उनको प्रेजेंट वैल्यू कह रहा था। अब मेरे को जानना है कि टाइम 4 पे मेरे कैश फ्लोज की वैल्यू क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। लास्ट में अब तक हम इन सब कैश फ्लो को 0 पे लेके आते थे, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल डू, अब हम सभी कैश फ्लोज को 4 पे लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें 1 को आगे लाना पड़ेगा 3 स्टेप्स, 2 को 2 स्टेप्स आगे लाना पड़ेगा और 3 को 1 स्टेप आगे लाना पड़ेगा। और जो बाकी के अपने कैश फ्लोज हैं आगे वाले फ्यूचर वाले, उनको कॉरेस्पॉन्डिंगली 4 पे लेके आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कैश फ्लो की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। सो सिंपलर केस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा टाइम है 0, ये हमारा टाइम है T1 और ये हमारा टाइम है T2। ओके, T2 पे कोई कैश फ्लो है C1। अब इस कैश फ्लो की वैल्यू आपको T1 टाइम पे निकालनी है। तो अब क्योंकि T1 टाइम T2 से पहले है, तो यू कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस, प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम T1 ऑफ अ कैश फ्लो C1 एट टाइम T2 और ड्यू एट T2। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए भी 2 मेथड हैं। कैसे? पहले तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप C1 को 0 पे लेके जाओ। वेट अ मिनट, 2 मेथड क्या हैं कि पहले आप C1 को
C0 पे लेके आओ और फिर C0 पे जो वैल्यू आएगी उसको T1 पे लेके आओ। ओके, तो अपने पास दो मेथड हैं। डायरेक्टली आप जो T2 पे जो वैल्यू है C1, इसको आप डायरेक्टली T1 पे ले आओ, यानी कि इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा पीछे। ओके, या फिर इसको पहले 0 पे लेके जाओ और फिर 0 से T1 पे लेके आओ। हम दोनों मेथड कंसिडर करेंगे। ओके, तो लेट्स से ये हमारा पेमेंट है, 0 टाइम है, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, यहाँ पे वैल्यू है C। अब अगर मेथड 1 के थ्रू हम जाएं तो मेथड 1 में क्या है कि हम पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0 पे और फिर 0 से इसको लेके आएंगे 2T, तो विल गो C पहले जाएगा 0 टाइम पे एंड देन वहाँ से वी विल टेक इट टू टाइम T1। ओके, सपोज वी आर गिवन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। अब आपको आई की जगह डेल्टा गिवन हो सकता है, डी गिवन हो सकता है, वो कैसे करना है यू नो दैट ऑलरेडी। ओके, तो अब पहले मैं सी को क्या करूँगा, 0 पे लेके आऊँगा। तो 0 पे लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी 1.1 टू द पावर -T2। ओके, ये -T2 क्या है मेरा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सी VT2। ओके, तो इससे मेरा क्या हो गया, ये मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई, ये मेरी 0 टाइम पे वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वैल्यू को लेके जाऊँगा आगे T1 टाइम पे। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 0 टाइम पे मेरी वैल्यू आ गई, इसको मुझे T1 टाइम पे लेके आना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे इसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा T1 टाइम तक के लिए। तो एक्यूमुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.1 टू द पावर T1। ओके, सिमिलरली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्यूमुलेशन ऑफ T1। तो ये जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, ये मेरी क्या आएगी, वैल्यू ऑफ C एट T1, sorry, this will be my present value at time T1 ऑफ, किसकी वैल्यू है, ऑफ C ड्यू एट T2। ओके, ये और ये की बात है। तो इस तरीके से आप किसी भी पेमेंट को आगे या पीछे उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रेजेंट वैल्यू आपको टाइम 0 पे निकालनी हो। अगर आपको बहुत सारे कैश फ्लोज को 0 टाइम T1 पे लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो T1 से बाद वाले कैश फ्लो है उनको डिस्काउंट करके T1 पे लाना पड़ेगा, और जो T1 से पहले के कैश फ्लोज है उनको अक्यूमुलेट करके लाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपने अमाउंट लिया C, ये मैंने अमाउंट लिया C, पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई करा VT2 से, तो उसकी मेरी वैल्यू आ गई 0 पे। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा T1 से, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई एट टाइम T1। अब मेरा VT1 क्या है, सॉरी AT1 क्या है, AT1 मेरा हो जाएगा V दिस, क्योंकि एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ ऐसे। देखो C इंटू VT2 अपॉन VT1, VT2 क्या करेगा, इसको पीछे लेके जाएगा टाइम 0 पे, और अपॉन VT1 है, यानी कि वो 0 टाइम से इसको टाइम 1 पे लेके आएगा। तो ये था मेरा मेथड 1। अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 में क्या करेंगे, ये मेरा टाइम है T1, ये मेरा टाइम है T2, यहाँ पे कैश फ्लो है C। मैं इंस्टेड ऑफ इसको पीछे लेके जाऊँ फिर आगे लेके जाऊँ, मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिर्फ इतने से ड्यूरेशन पीछे लेके जाऊँगा। और ये मेरा टाइम कितना है, देखो यहाँ से लेके मेरे यहाँ तक का टाइम कितना था T2,
और मेरा ये वाला टाइम कितना है t1, तो मेरा ये वाला टाइम कितना हो जाएगा t2 माइनस t1। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस c को t2 माइनस t1 टाइम पीछे लेके आऊँगा, तो मेरी वैल्यू मैं कैसे लिखता हूँ डायरेक्टली c इंटू, क्योंकि मुझे डिस्काउंट करना है तो मैं करूँगा v, सॉरी नॉट v, क्योंकि अगर मैंने देखो अब ये एक चीज़ और, अगर मैंने v t2 माइनस t1 कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन, क्योंकि v के अंदर हमेशा टाइम पीरियड आता है। अगर v t करूँगा तो वो t वाले अमाउंट को 0 पे ले आएगा, t2 माइनस t1 को टाइम थोड़ी ना है, t2 माइनस t1 तो ड्यूरेशन है। ओके, तो मैं क्या करूँगा c इंटू 1.1 टू द पावर, अब मैं क्योंकि पीछे लेके आ रहा हूँ उसको तो माइनस लगाऊंगा, माइनस t2 माइनस t1। ओके, और t2 माइनस t1 मेरा एक पॉजिटिव अमाउंट, क्योंकि t2 बड़ा है तो t2 माइनस t1 पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो 1.1 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो मेरा आंसर डायरेक्टली वही आएगा जो ऊपर आया था। ओके, अब कंसिडर करते हैं, सपोज अब तक तो हमारी बात चल रही थी कि हमको आई गिवन था, अब बात करते हैं कि हमें डेल्टा टी गिवन है। तो अगर डेल्टा टी गिवन है तो कुछ चेंज होना है, कुछ भी चेंज नहीं होना। पहली वाली अप्रोच में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, वो तो VT2 अपॉन VT2 सेम आ जाएगा। दूसरी वाली अप्रोच में क्या होगा, जो फैक्टर है ना आपका वो क्या हो जाएगा c इंटू, आप कितना टाइम पीछे आ रहे हो, आप t1 से t2 टाइम पीछे आ रहे हो, तो डेल्टा s ds, ये आपका डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा ये आपका डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा इस पॉइंट पे। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। In this question we are given आपको दे रखा है कि जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 कैश फ्लो का अमाउंट है 100, देन 130 का कैश फ्लो है 1 जनवरी 2018, देन 150 का अमाउंट है जनवरी 2020, एंड लास्टली 160 का अमाउंट है 1 जनवरी 2021, एंड क्वेश्चन वांट्स द वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लो ऑन 1 जनवरी 2019। तो ये कुछ क्वेश्चन वैसा ही है जो हमने अभी डिस्कस करा। ओके, तो इस क्वेश्चन में वो क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला अमाउंट है इसको कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे, इस वाले अमाउंट को कहाँ लाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये जो अमाउंट्स हैं इनको लाना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप किसी भी टाइम को एक बार के लिए, क्योंकि देखो ये 1 साल है और हमको इंटरेस्ट रेट जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो है, ओके आपको इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, आपको ये बोल रखा है कि ये आपको जो 1 जनवरी 2016 है इसको आपको टाइम इक्वल टू 0 कंसिडर करना है। दिस इज टाइम 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 and this is 5, and you are given Vt equal to directly 0.92 minus t minus 2 to the power 3 upon 100। ये आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है और आपको जो टाइम्स कंसिडर करने हैं वो बता रखा है कि आपको 1 कंसिडर करना है 2017 को
2 कंसिडर करना है जनवरी 18 को। ओके, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम 2 मेथड से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहला मेथड वही, पहले हम वैल्यू निकालेंगे। पहले हम डायरेक्टली v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। v1 आएगा हमारा 0.92 माइनस t माइनस 1 इज 1, 1 टू द क्यूब इज 1, तो 0.92 माइनस 0.01 विल बी, सॉरी 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो माइनस 1 टू द क्यूब इज माइनस 1, तो इट विल बी 0.93। सिमिलरली हमारा v2 आएगा 0.92, v3 आपका आ जाएगा 0.91 एंड v4 विल बी 0.84। सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जो शुरू के 2 अमाउंट है 100 और 130, उनको आगे लाना पड़ेगा। तो पहले हम कंसिडर करेंगे मेथड 1। ओके, तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे एट टाइम 0, तो वो हमारी कितनी आएगी? 100 इंटू v1 प्लस 130 इंटू v2 प्लस 150 इंटू v4 and 160 into v5. Our v5 is given 0.65, I think. So this present value will be 100 into 0.93 plus and so on. We'll put the values and we will get 442.60. So this is the present value of all the cash flow at time 0. ठीक है, अब हमको कैश फ्लो, अब हमको वैल्यू कहाँ निकालनी थी? 1 जनवरी 2019 पे, डेट इज अ टाइम 3, तो हम इस वैल्यू को 3 टाइम्स आगे लेके जाएंगे। सो अब क्योंकि ये वैल्यू टाइम 3 पे निकालनी है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू नहीं बोल सकते, आप बोलोगे डायरेक्टली वैल्यू एट टाइम 3। वो कितनी हो जाएगी? 442.60 का आपको एक्यूमुलेट करना है 3 टाइम्स आगे। तो एक्यूमुलेट करने के लिए वी विल राइट इट एज A3 442.60 into 1/V3. So this amount will be so we will get the amount as 486.37. Now if we go by the method 2, in method 2 what we'll do, we will not go to time 0 and directly calculate the amount like this. We'll bring back the 100, we'll bring back the 100 on 2019, we'll bring the 130 on here, we bring 150 here and we bring 160 here. But since in this question we are not explicitly given the interest rate, we have to use these VT factors. So we cannot calculate the discount factor or the accumulation factor of this 130 from here to here, because we are not given the interest rate. So what we will do, in method 2 also we will calculate the amount as follows. I will take the 100 rupees amount, and since 100 amount is at time 1 and I want this amount, the value of this amount at time 3, so I will multiply it by V1 and then divide it by V3. This is actually the same thing that we did in the earlier question, but the demonstration is a little bit different.
So you will get the same amount, 486.37. Now we do another question. In this question, a company is obliged to make annual payments of 7,500 as rent for the building it occupies for 3 years. So we are given this setting. 1 January 2019, 1 January 2020, this is 1st January 2021, and this is 1st January 2022, and the payments are 7,500 here, 7,500 here, and 7,500 here. And also we are given I4 equal to 0.08 per annum. So we are given nominal interest rate payable quarterly. So actually this timeline is divided like this. There are 4 quarters, 1, 2, 3, and the 4th one is this. 1, 2, 3, 1, 2, 3, like this. And we are asked to calculate the value of these cash flows on 1st January 2019, and in the second part of the question we have to calculate the value on 1st January 2018, and in the third and the final part of the question we have to calculate the value on 1st of July 2033. So since we are given the nominal interest rate payable quarterly, so our effective rate per quarter will be, I4 upon 4, which will be 0.08 upon 4 equal to 0.02 or 2% per quarter effective. Okay. So in the first part we have to calculate the value here of all these 3 payments. So what we'll do in the first part, so we have to bring this 7,500, here. So there are 2 methods by which we can do. First we can calculate the effective annual rate from here to here of this whole year, and we can multiply this 7,500 by that discounting factor, that is V. Or the second way is we can calculate the effective rate of this period of each quarter, and we can multiply that rate 4 times for each quarter. Okay, so if we go by this method and if we take I is equal to 2, so we'll multiply the 7,500 by V4, and similarly for another 7,500 we will multiply it by 8, and the last one with V12, because the last payment is here on 1st January 2022 and we want to bring it back 3 years back in time, which is 12 quarters. So 7,500 1.02 to the power minus 4. I am taking the 7,500 common. 1.02 to the power minus 8 plus 1.02 to the power minus 12. So our answer will come out to be 19,243.72. Or if we calculate the annual effective rate, our I will be 1.02 to the power 4 minus 1 equal to 0.08243. Okay,
So if we calculate present value with this method, it will be 7500 v plus v square plus v cube. So 7500 1.08243 to the power minus 1 plus 1.08243 to the power minus 2 plus 1.08243 to the power minus 3. So we will receive the same amount, 19,243.72. Now we will do the second part. In second part of the question, we want to calculate the value of this cash flow on 1st January 2018. अब देखो अपन ने 19,000 ये जो कैलकुलेट की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट करी फर्स्ट जनवरी 2019 को. तो हम क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को एक साल पीछे और ले आते हैं तो हमको डायरेक्टली अमाउंट मिल जाएगा. तो वैल्यू एट 1st January 2018 will be 19,243 into 1.02 to the power minus 4, or you can also do this. To the power minus 1. You will get the same amount, which will be 1,777,8.22. Now in the third part, we want to calculate the value on 1st July 2033. So this 1st July 2033 is 14.5 years from here. Okay, so like we calculate the value, we can do the same here. We will use this value 19,243.72 and we will multiply it by 1.02 to the power. Now 14.5 years is equal to 58 quarters. So to the power 58. Now since we are accumulating that, we will not use the minus sign, or 19,243.72 into 1.08243 to the power 14.5. You will get 60687.46. Now we can do similar questions. So I will recommend you that you go and practice more and more questions on this topic so that you get comfortable with the idea and you can solve easily these type of questions in exams. Now we can apply the similar concept to the continuous payment stream. For that, we consider the following scene. Suppose there is a payment stream and the payment is made between time A and B with the rate of ρt. And I want to calculate the present value of these payment at time 0. So that's simple, we have already learned that method. तो हम क्या करेंगे, अब हमें इस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है यहाँ पे. जब भी पेमेंट स्ट्रीम्स की बात आए, सबसे पहले एक जनरल टर्म कंसिडर करेंगे टी टाइम, और हम कंसिडर करेंगे इस टाइम पे कितना पेमेंट एक्चुअल में हो रहा है. ओके, तो इस टी टाइम पे कितना मेथड हो रहा है, इस टी टाइम पे जो पेमेंट हो रहा है वो होगा अपना दिस. एंड अब इस टी टाइम वाले अमाउंट को हमें कहाँ लेके जाना है, 0 पे. तो इस 0 पे ले आने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे वी टी से. और ऐसा हम कब तक करेंगे, किन किन अमाउंट के लिए करेंगे, हर अमाउंट जो ए और बी के बीच में है.
सो ए टू बी। तो ये हमारी एक जनरल टर्म आ गई। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 विल बी इक्वल टू दिस एंड वी कैन सॉल्व इट फर्दर। सपोज आपको गिवन है ए टू बी, पेमेंट स्ट्रीम हो गई पी टी रोटी, एंड सपोज वी आर गिवन 0 to t डेल्टा एस डी एस और डी टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपको ए से बी के बीच में एक पेमेंट स्ट्रीम दे रखी है और आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 0 पे, सो यू कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू लाइक दिस। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमको प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन इंस्टेड ऑफ 0 हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टाइम ए पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, वापस से हम वही चीज़ करेंगे। लेट्स ड्रॉ इट अगेन। ये टाइम 0 है, दिस इज माई ए टाइम, दिस इज माई बी टाइम, दिस इज माई पेमेंट स्ट्रीम एट द रेट ऑफ रो टी। आई एम टेकिंग माई जनरल टाइम टू बी टी। Okay, and I want to calculate my present value here at time A. So अब क्या करेंगे, देखो अब हमको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम A। पहले वही सबसे पहले एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे dt। उस dt अमाउंट में कितना पेमेंट करेंगे हम, रो टी इंटू dt। ओके, अब हमें इस डी टी की, ये तो हमारा पेमेंट आ गया, ये जो अमाउंट है ये तो अमाउंट आ गया कि हमने टी टाइम पे इतना अमाउंट पे करा। अब इस अमाउंट को हमें इस पे ए पे लेके आना है। तो ए पे लाने के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर से, और डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा एक्सपोनेंशियल माइनस बिकॉज वी आर डिस्काउंटिंग। और कहाँ से कहाँ तक डिस्काउंटिंग करनी है हमें डिस्काउंटिंग करनी है इस रीजन में, इस टाइम में। तो ये टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ए टू टी, और जो हमारी रेट है वो नॉर्मल हमें डेल्टा टी गिवन होगी। हमारी रेट हो जाएगी डेल्टा एस डी एस ब्रैकेट क्लोज। और क्योंकि ये तो हमने एक पेमेंट के लिए निकाला है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट है ए और बी के बीच में, और वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर एवरी पेमेंट बिटवीन ए एंड बी। सो ये हमारा जनरल टर्म आ गया व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम ए। सो लेट मी राइट इट अगेन, ए टू बी रो टी इंटू ई टू द पावर माइनस ए टू टी डेल्टा एस डी एस डी टी। Now let's consider another case. अब इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में सेम केस है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पेमेंट स्ट्रीम, and now I want to calculate my present value, my value at time B. So you can call it future value, accumulated value, whatever you want to call it. तो अब यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस विल रिपीट अगेन। हम एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे टी। हम पहले कंसिडर करेंगे कि टी पे कितना पेमेंट हुआ, तो नॉट पी वी, वैल्यू एट टाइम बी। वैल्यू टाइम बी कैसे निकालेंगे, देखो पहले हमने कंसिडर करा बहुत छोटा सा पेमेंट, दिस इनटू डी टी। ओके, अब हमें क्या करना है, एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हर पेमेंट टी से निकल के बी पे आ जाए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर, अब क्योंकि हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें टी से वैल्यू कहाँ लेके आनी है, बी पे, फॉरवर्ड लेके आनी है आगे। तो हमें वैल्यू लेके आनी है बी से, हमें वैल्यू लेके आनी है टी से बी तक
एंड द रेट वी आर कंसिडरिंग इज डेल्टा एस डी एस, एंड ये सेम प्रोसेस हमें कब तक करना पड़ेगा, फॉर एवरी टी बिटवीन ए एंड बी। सो ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। तो ये जो टर्म है ये हमें वैल्यू बताएगा एट टाइम बी ऑफ दिस पेमेंट स्ट्रीम। नाउ वी कंसिडर वन मोर केस। इस केस में क्या होगा, ये हमारा फाइनल केस 3। This is my timeline, this is 0, this is my final time t, and suppose here in between I have a, okay। अब यहाँ पे है ना क्या हो रहा है, 0 से लेके a तक I am receiving payment with the rate of p1t, or I can call it ρ1t, और टाइम ए से लेके टाइम टी तक आई एम रिसीविंग विद द रेट ऑफ ρ2t, ओके। एंड आई वांट द प्रेजेंट वैल्यू, आई विल नॉट कॉल इट द प्रेजेंट वैल्यू, आई वांट द वैल्यू ऑफ दीज बोथ पेमेंट स्ट्रीम एट हेयर एट टाइम ए। आई वांट द वैल्यू ऑफ दीज बोथ पेमेंट स्ट्रीम एट टाइम ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरा p1t है उसकी वैल्यू मुझे एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी ए पे, और जो मेरा p2t है उसकी वैल्यू मुझे डिस्काउंट करनी पड़ेगी ए पे। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला p1t को कंसिडर करेंगे, ओके। तो हम पहले p1t की वैल्यू ए पे निकालेंगे। अभी हमने सेम केस ऊपर कंसिडर किया था, अब क्या करेंगे, एक जनरल टाइम ले लेंगे t। सो वैल्यू at time a of payment stream 1। तो पेमेंट स्ट्रीम 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये मेरी p1t, छोटे से ड्यूरेशन में मुझे कितना मिला dt, उसकी वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, a पे, तो मैं t से a पे लेके आऊँगा उसको, तो मुझे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो e टू दी पावर एक्यूमुलेशन t से a तक डेल्टा s ds, एंड इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा 0 टू a, ओके। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, जो मेरी सेकंड वाली पेमेंट स्ट्रीम है उसकी वैल्यू मुझे पीछे लानी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ पेमेंट स्ट्रीम 2 एट टाइम ए, वो क्या हो जाएगी मेरी सेकेंड वाली पेमेंट स्ट्रीम कितनी है मेरी p2t, स्मॉल टाइम में मुझे मिला ये पेमेंट, उसको मुझे डिस्काउंट बैक करके लाना पड़ेगा। सपोज दिस इज माई t, तो उसको मुझे a पे लेके आना पड़ेगा, पीछे t से a पे लाना पड़ेगा। तो e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन a टू t डेल्टा एस डी एस। अब देखो अब मैं पीछे लेके आ रहा हूँ तो माइनस का साइन लगा दिया, लेकिन लिखना हमेशा इस ऑर्डर में ही है। टाइम हमेशा जो टाइम इंटीग्रेशन में टाइम लिखेंगे वो a टू t, क्योंकि a पहले आता है t बाद में आता है, इसलिए हमने माइनस लगाया। अगर उल्टा लिख देंगे तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ओके। तो ये हमारा, हम इसको एक पेमेंट को पीछे लेके आ गए। अब क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेमेंट है तो अगेन विल इंटीग्रेट बिटवीन a एंड t। सो आवर फाइनल वैल्यू विल बी दिस वैल्यू, इसको हम बोल देते हैं सपोज वैल्यू 1 एंड इसको बोल देते हैं वैल्यू 2। सो आवर फाइनल वैल्यू विल बी वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। सो वैल्यू एट टाइम ए ऑफ बोथ स्ट्रीम्स इक्वल्स टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब इस एक्सरसाइज पे बेस भी क्वेश्चन करके देखते हैं, ओके।
So let's do this question. We are given डेल्टा टी इंटरेस्ट रेट दे रखी है हमें 0.04 पर एनम फॉर ऑल टी. पेमेंट स्ट्रीम दे रखी है हमें e टू दी पावर माइनस 0.03 टी. इट इज माइनस. ओके, सो दिस इज द पेमेंट स्ट्रीम वी आर गिवन. हमें क्या करना है, ये पेमेंट स्ट्रीम 10 ईयर्स के लिए है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली स्ट्रीम की एट टाइम 0. तो कैसे निकालेंगे, देखो पीवी, ये हमारी पेमेंट स्ट्रीम हो गई e टू द पावर माइनस 0.03 टी. ओके, ये हमारा डी टी पेमेंट हो गया. अब बीच में आएगा एक डिस्काउंटिंग फैक्टर. डिस्काउंटिंग फैक्टर किस टाइप का होगा, e टू द पावर पीछे लेके आ रहे हैं टाइम पे, कहाँ से लेके आ रहे हैं पीछे, 0 से t, मतलब t पे यहाँ पे कहीं पे t होगा, उसको पीछे लाना है 0 पे, तो -7 लगा दिया और 0 टू t. रेट हमारी दे रखी है 0.04 ds, और इस पूरे को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 10 तक. तो तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा नेक्स्ट, वो आएगा 0 टू 10 e टू द पावर माइनस 0.03 t e टू द पावर माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 0.04 t dt. तो ये हो गया हमारा 0 टू 10 e टू द पावर माइनस 0.07 t dt, विच विल बी 1 अपॉन 0.07 e टू द पावर माइनस 0.07 t इंटीग्रेशन 0 टू 10. So this amount will be 1 minus e to the power minus 0.07 अपॉन 0.07. साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, उल्टा हो गया ये, एंड द आंसर विल बी 7.192. सिमिलरली एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है. ये एक पेमेंट स्ट्रीम है, और इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है यहाँ पे एट टाइम, सपोज दिस टाइम इज 10, यानी कि हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है इसकी. हमें गिवन है डेल्टा टी इक्वल टू 0.07, दैट इज कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, एंड पेमेंट स्ट्रीम हमें दे रखी है 10 e टू द पावर 0.05 t. ओके, सो सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा इसके अंदर भी. ये हमारी पेमेंट स्ट्रीम है, ओके, ये हमारा स्मॉल टाइम dt है. इस पेमेंट स्ट्रीम को हमें आगे लेके आना है टाइम 10 तक. सपोज ये हमारा जनरल टाइम है t, तो इसे हम एक्यूमुलेट करेंगे टाइम t से टाइम 10 तक विद दिस रेट, और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 10 तक. तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू 10 e टू द पावर 0.05 t एंड e टू द पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 0.07 t, तो ये आ जाएगा 0.07 10 माइनस t dt. फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा सॉरी यहाँ पे E.0.7 भी आएगा.
So we will get the final answer. Okay, so there is one more question, and this is an example of the material. I'll show you. Where is that question? This. So this question is given on page number 16. I am not performing this question for you, but I will recommend you do this question on your own. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसके अंदर डेल्टा टी हमें गिवन है एंड दैट डेल्टा टी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा विदाउट seeing the solution and you will know the concept. Very good. Okay, now we finally move on to our next topic, and it is, I think, the last topic of this chapter. In this topic we are told about change of interest rate between time periods. Okay, suppose हमने एक इन्वेस्टमेंट किया टाइम 0 पे एंड दिस इज टाइम टी, लेकिन एक स्मॉल टाइम टी है, यहाँ पे आके इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई. सपोज हमने जो पहले इंटरेस्ट हमारा 5% पर एनम था आई, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 5% पर एनम की रेट से अर्न कर रहा था, लेकिन इस टी पे आके हमारी इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई और टी के बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो सपोज 4% ही है अब. तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टी के बाद वाले टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे आपको 4% रेट काम में लेनी है, और इस टी से पहले वाले टाइम पीरियड में आपको 5% काम में लेनी है. तो एग्जांपल करके देख लेते हैं. दिस इज आवर एग्जांपल एंड दिस इज 1st January 2020. This is 1st of July 2024. And here it is a payment of 2000. Then the last payment is at 31st December 2031, a payment of 5000, and something in between. This date is 31 December 2026. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई. तो इस पार्ट में आपकी इंटरेस्ट रेट 8% थी एंड 31 दिसंबर 2026 के बाद आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है. सो इस क्वेश्चन का मोटिव है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 2000 रुपीज़ की. ओके, सो इस 2000 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इट्स सिंपल. इसकी वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है, तो इसको आप डिस्काउंट बैक कर दोगे, तो 2000 इंटू वी 4.5, और इस वी में जो हम इंटरेस्ट रेट काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे? 8%. तो 1.08 टू द पावर माइनस 4.5, तो आपको आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 1415. सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कि इस 5000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 1 जनवरी 2020 को. इस केस में क्या करेंगे? देखो ये 5000 है ना, यहाँ इस एरिया में जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल थी वो कौन सी थी? 6%. तो यहाँ से फिर इसको यहाँ तक लेके आएंगे 6% से, फिर यहाँ से लेके आएंगे यहाँ तक 8% से. तो सेकंड केस में 5000 पहले इसको 31 दिसंबर 2031 से 31 दिसंबर 2026 तक लेके आएंगे. तो ये कितने ईयर्स हो गए? ये हमारे हो गए 5 ईयर्स. तो इंटू V5, लेकिन ये जो V5 है ये है एट द रेट ऑफ 6%.
और फिर जो अमाउंट आया यहाँ पे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसको हम लेके जाएंगे 7 ईयर्स पीछे, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सी डेट है 31 दिसंबर 2026 या फिर 1 जनवरी 2027 भी बोल सकते हैं, और इस अमाउंट को हमें लाना है 1 जनवरी 2020 में। तो वील मल्टीप्लाइड अगेन विद V7 एंड दिस टाइम विद द रेट ऑफ 8%। तो ये हमारा आ गया 5001.06 टू द पावर -5 इंटू 1.08 to the power -7, so our final answer will be 2180। कुछ नया नहीं था इस कॉन्सेप्ट में, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक नाउ। सो दिस वॉज इट। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसमें भी कुछ खास ऐसा नहीं है, सो बट लेट्स कंसिडर द टॉपिक ऑल्सो। सो सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, अब तक हम क्या कर रहे थे, हम कोई अमाउंट सी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे एक अकाउंट के अंदर, और हम उसका बैलेंस अलग अलग टाइम पीरियड्स पे एक्यूमुलेट कर रहे थे या प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन कभी भी हमने बीच में कभी अमाउंट को निकाला नहीं। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक बैंक अकाउंट में 100 रुपये जमा कराए टाइम 0 पे, ओके, मेरे को इंटरेस्ट रेट से मैं कमा रहा हूँ 10% पर एनम, तो मेरा यहाँ पे कुछ बैलेंस है, यहाँ कुछ बैलेंस है, यहाँ कुछ बैलेंस है, यहाँ कुछ बैलेंस है, यहाँ कुछ बैलेंस है। 5 साल बाद मेरा अमाउंट हो जाएगा 100 इंटू 1.1 टू द पावर 5। ये क्यों हो गया? क्योंकि मैंने ये 100 रुपीज़ में से कुछ भी विड्रॉल नहीं करा इस अकाउंट में से, या ये मैंने 100 रुपये जमा करा अकाउंट में, फर्स्ट ईयर के एंड में उस 100 रुपीज़ ने अर्न करा, कुछ इंटरेस्ट आया, वो 100 में ऐड हो गया बैंक अकाउंट में, तब भी मैंने कुछ विड्रॉ नहीं करा अकाउंट से, वो इंटरेस्ट ऐड हो गया और वापस ऐसे चलता रहा, हर साल वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता गया। लेकिन सपोज़ अगर हम इस तरीके को सेटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे सपोज हमने इन्वेस्ट करा टाइम 0 पे, ठीक है, टाइम 1 पे जो इंटरेस्ट आया वो हमने विड्रॉ कर लिया, तो हमारा क्या होगा, इस सी कैपिटल ने 1 साल कमाया, ये वन टाइम पे कितनी हो जाएगी, C 1.1, लेकिन जितना इंटरेस्ट आया वो हमने वापस निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो वापस कैपिटल कितनी रह गई अपनी C, फिर वापस C ने कमाया, वापस ही C यहाँ तक कितनी हो जाएगी 1.1, लेकिन वापस से हमने इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया, तो वापस से हमारी कैपिटल कितनी हो गई C, और फाइनली वापस से हमने 3 साल बाद वापस C ने 1.1 कमाया, और फाइनली वापस से हमने विड्रॉ कर लिया, तो वापस से C। ओके, तो हो क्या रहा है, हर साल हमको एक इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, और फाइनली 3rd ईयर के एंड में हमको एक हमारी कैपिटल वापस मिल जाती है। तो जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जैसे मान लो ये मेरा अमाउंट था C, तो फर्स्ट ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा C पे I, सिमिलरली सेकेंड ईयर भी कितना मिलेगा CI, और 3rd ईयर भी CI। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँ इन सब की 0 पे, तो वो मेरी क्या आएगी, CI तो मेरा कॉमन ले लिया, V प्लस V स्क्वायर प्लस V क्यूब, और मुझे ये C अमाउंट भी मिलेगा 3rd ईयर के एंड में, तो ये C इंटू V क्यूब। तो ये जो मेरा अमाउंट होगा ना, ये एक्चुअल में कैपिटल के बराबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तो इन्वेस्ट C किया था ना, ये जो मेरी इनकम जनरेट हुई ये भी C से जनरेट हुई, और जो फाइनली मुझे कैपिटल मिल रही वो भी C से जनरेट हुई। तो ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, ये बाद में आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे कि जब ये जो अमाउंट होता है इसको रिडेम्पशन अमाउंट बोलते हैं, ये जो हमारी इनकम है इसे इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो आगे के चैप्टर में हम इसे अच्छे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। और ये चैप्टर थोड़ा मैथमेटिकली अच्छा था, तो इसके पीछे का चैप्टर्स के क्वेश्चन प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। और हर वीडियो में मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि आप प्लीज़ मटेरियल को इग्नोर मत कीजिए, मटेरियल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को चाहे मटेरियल से पहले देखिए बाद में देखिए, पर मटेरियल ज़रूर पढ़िए। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।